हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल बैक वेंचर्स आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर्स। तो ल्यूसेंट सीरीज़ में आप सभी का एक बार बहुत बहुत से स्वागत है, जिसमें कि हमने ओबियसली जो ल्यूसेंट सीरीज़ है वो स्टार्ट की है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, जिसमें कि हम पूरी ये सीरीज़ बिल्कुल जिसमें कि हमने हिस्ट्री ओबियसली एक मिनट हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, जिसमें कि अभी तक हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है। ओके, तो हिस्ट्री के जो इससे पहले की 3 लेक्चर हो चुके हैं। ओके, तो होप सब कि आप सबने वो देखे होंगे। वो क्योंकि देखो हमने जब पहले भी पढ़ा कि दैट इज़ क्रोनोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है गाइज, क्योंकि अगर आप बीच से आप कोई चीज़ पढ़ोगे कुछ करोगे तो इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ कि आप सबने वो सभी लेक्चर देखे होंगे। ओके, और कुछ ना कुछ जो है सीखा होगा। तो आज हम अपने इसी सीरीज़ के लेक्चर 4 में बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक्स एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे जब पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज़ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। लो गाइस, अब जब हम बात करें पिछले वाले वीडियोस की तो आप देख सकते हो कि उसमें हम जो है सोर्सेज पढ़ रहे थे गाइस। ठीक है, तो सोर्सेज का जो टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। ओके, वो टाइम कंज्यूमिंग था, प्लस इतने ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो मैंने डायरेक्टली इस टॉपिक पे आया, उस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ओके गाइस, तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से उसको एक रीडिंग दे सकते हो, बट उसमें मैं आपको बता दूँ पहले कि कुछ नहीं इतना आने वाला। ठीक है, सो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि दैट इज हमने हिस्टोरिकल सोर्सेज वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, रिलीजियस सोर्सेज सेकुलर सोर्सेज पढ़ लिया था। उसके बाद उसमें पढ़ता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें कि हमने फिजिकल एविडेंस देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है मूवमेंट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं। ठीक है, लिटरेचर वर्क आता है, बस इतना ही आता है। ओके, तो इसमें जो है ज़्यादा कॉइन्स ज़्यादा मैटर करते हैं, दैट इज़ द पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये है सोर्सेज के बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ द प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, उसके बाद उस प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड द चालकोलिथिक एज, जो आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ओके, चालकोलिथिक एज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से बात करेंगे। तो होप सबको आप सभी को ये सारी जो सीरीज़ जो है मैं अपनी कोशिश जो है वो जो कर रहा हूँ आप सबको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही तो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। कहीं पर अगर मेरे से गलती से कुछ रह गया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ मतलब ऑन स्पॉट पे, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब सडनली समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि मतलब पता नहीं चलता कि क्या बोलते हैं, या समटाइम गलत हो जाता है। तो होप सबके आप उसको माइंड ना करते हुए चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपने उसको मिस्टेक को सुधार सकूँ। ठीक है, तो आपको पसंद आ रही हो कि आप जाके कमेंट में जाके कर सकते हैं। तो टॉपिक की ओर चलते हैं अपने, दैट इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या था प्री हिस्टोरिक पीरियड? तो गाइस अगर आप देख लो आज की वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लस नॉलेजेबल होने वाली है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, आप खुद देख लेना। ओके, तो क्योंकि कुछ से डायग्राम्स वगैरह थी इसलिए ये था, इसलिए मैंने यहाँ पर बुक का वो उठाया है। ओके, तो द प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो टाइम पीरियड देख लेते हैं सबसे पहले। सो 30 लाख BC टू 600 BC तक का जो है इसका टाइम पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। हमने अगर अब बात करें पीरियड की तो सबसे लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही हमने पढ़ा था, दैट इज जब पीरियड्स की बात करें तो 2 टाइप के पीरियड्स होते हैं। देखो यहीं पर क्रोनोलॉजी अगर आपने उस टाइम पीरियड पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको अच्छे समझोगे, दैट इज बाई पीरियड एंड द ट्रिपैटी पीरियड। सो बाई पीरियड में से प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक होता है, ट्रिपैटी में प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक होता है। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड आप सबको पता है जहाँ पर राइटिंग एविडेंस नहीं थे बिल्कुल, मतलब जहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो अस्तित्व में नहीं आई थी, उस टाइम को प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं जिस टाइम पे स्क्रिप्ट जो है वो अस्तित्व में आई थी बट उसको अभी तक मतलब समझा नहीं जा सकता, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो ये प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की बात करिए तो मतलब सोच सकते हो आप प्री हिस्टोरिक पता ही लग गया होगा, उस टाइम पीरियड की जहाँ पर स्क्रिप्ट अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुई है। सो मतलब दैट इज द स्टोन एज टाइम पीरियड, जो लोग काफ़ी ज़्यादा गुफाओं वगैरह में रहते थे, जो हार्ड लाइफ रहते थे, जीते थे। सो द ह्यूमन एवोल्यूशन, किस तरह से जो ह्यूमन की एवोल्यूशन है, किस तरह से ह्यूमन इवॉल्व हुआ। अफ्रीका वॉज ओरिजिनली होमलैंड ऑफ ह्यूमन्स, फॉर दिस रीजन अफ्रीका इज कॉल्ड द क्रेडल्स ऑफ ह्यूमन काइंड। ये देखो पहला सीधा सीधा एमसी क्वेश्चन, विच प्लेस इज नोन एज द क्रेडल्स ऑफ ह्यूमन काइंड, व्हाट अकॉर्डिंग टू यूज क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, सो द टर्म ह्यूमन काइंड इज ऑल्सो नोन एज। सो ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द अफ्रीका। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर पैंथला की बात होती है, जब जो सारे कॉन्टिनेंट थे एक तरफ से एक से साथ जुड़े हुए थे बहुत टाइम पहले, तो ये उस टाइम पीरियड की बात है। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे हम जानते हैं कि इंडिया के साउथ वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो उस इलाके पे जो है कहीं ना कहीं जो है इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुई। अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है वो अफ्रीका में ही पाई जाती है।
ओके। सो कुछ जो अगर लेट करो जैसे पहले ये है, ये अगर इनसे भी अगर पहले वाला होगा तो वो क्या है, वो 4 पैरों पे चलता होगा, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, वो अलग हुए, ठीक है, वो अलग अलग जाने लगे अलग अलग एरिया में। और अब क्योंकि अलग अलग एरिया में जाएगा तो अलग अलग जगह की ट्रोपोग्राफी भी अलग होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग होगी, ठीक है। सो उनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। ओके, तो ऐसे ही पहले ऐसा बना, ठीक है, फिर इसने और एक्सप्लोर किया होगा, फिर कुछ सालों के बाद ये कहीं और गया, इसके अलग अलग वंशज हो गए, ठीक है। तो वो आगे जाके ऐसे इवॉल्व हुए क्योंकि इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, इनकी टोपोग्राफी, इनका सर्वाइवल ऐसे होता। फिर देखो इन्होंने 2 पैर पे मतलब पूरी अच्छी तरीके से चलना स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने देखो ये ऐसे हथियार लेना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब अच्छे से ह्यूमन कंडीशन में आ गए। उसके बाद इन्होंने वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया अपने सर्वाइवल के लिए। तो देख रहे हो एवोल्यूशन किस तरह से हो रही है, ठीक है। मतलब इस टाइम आपको एक तरफ से बोल सकते हैं दैट इज अपडेट होना। ओके, सो इनके आपको ये देखो ये नाम ज़रूरी है याद करना, ठीक है। सो सबसे पहले कौन सा है, एस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीकनस, ठीक है, जो कि जो 50 लाख बीसी से 30 लाख बीसी तक जो ऐसे ही रहे, ठीक है। उसके बाद उनकी एवोल्यूशन हुई 30 लाख से 30,000 से 1 लाख बीसी तक, ठीक है। उसके बाद 1 लाख से लेकर 40,000 बीसी तक देखो एंथ्रोपोलस अफ्रीका से जब वो इवॉल्व हुए फिर वो होमो इरेटस बने, ठीक है गाइस, होमो इरेटस। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ द सेकंड स्टेज दैट जिसमें कि वो होमो इरेटस बने टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। वो होमोसैपियन नींदरथल बने, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में वो होमोसैपियन में बने, आज का जो प्राणी है, ठीक है, आज के टाइम में जो हम मॉडर्न टाइम फ्रॉम दिस पीरियड टू टिल नाउ, सो हम सभी होमोसैपियंस हैं। ओके, तो गाइस इन सब के नाम याद रखना ज़रूरी है, तो इसके आप सब नाम याद रखेंगे। ओके, टाइम पीरियड इतना मैटर नहीं करता। ओके, सो इनके बारे में और जानकारी लेते हैं गाइस, इनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। अर्ली एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, जो हम मान जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो बंदर थे, सो इनके सबसे पहले सबसे पहले एंसेस्टर अगर मान जाए सबसे पुराने दैट इज़ द ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकस, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन, उनकी क्या है, nomenclated on the basis of Neanderthal, that is the German name of नींदर वैली ऑफ जर्मनी, ठीक है। सो ये मतलब यहाँ से देखो एवोल्यूशन मैंने कहा ना कि अलग अलग हो गए थे, दैट इज़ ये जर्मनी में इनको इस नाम से बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि मतलब जर्मनी की जो जर्मन वैली है, नींदर वैली है जो जर्मनी में, उस हिसाब से इनको ऐसे बोलता है। ओके, उसके बाद जो होमोसैपियंस है, लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, आज के टाइम का जो लेटेस्ट एंसेस्टर है वो है होमोसैपियन, बट जो अर्लियर हैं वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन, ठीक है। होमोसैपियन स्पेसिफिक रीच नेम, होमोसैपियन का जो अगर रिसर्च वाला नेम हो तो वो है क्रोमैग्नन। ओके, जो लोकल नेम है फ्रॉक शेल्टर, मतलब जो पत्थरों के गुफाओं में रहते थे, ठीक है, तो उसको फ्रांसीसी भाषा में बोलते हैं क्रोमैग्नन। ओके, ट्रांसलेट भी फ्रांस में ही बोलते हैं। ओके, ग्रीमल्डी इटली में बोलते हैं। और क्या क्या है देखते हैं, आर्कोलॉजिकल के हिसाब से रिमेन्स में देखते हैं क्या है। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स अफ्रीका, फाउंड इन अफ्रीका ओनली फॉसिल फ्यूल्स, एस्ट्रोल फेस द चाइल्ड का लूसी, फीमेल स्केल्टन लूसी इज नोन एज द मदर ऑफ मैन, ठीक है। तो मदर ऑफ मैन किसको बोलते हैं, लूसी को। ये देखो एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स अगर बात करें एस्ट्रोल अफ्रीकस की, तो सबसे पहले उनके जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स जो हड्डियाँ वगैरह वगैरह वो अफ्रीका में मिली हैं, तो रिमेन्स के हिसाब से उनकी इंपॉर्टेंस ही है। उसके बाद आर्कोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड इन द अफ्रीका, एशिया, यूरोप, फाउंड इन इंडिया, हथनोड़ा नर्मदा ह्यूमन फीमेल स्कल, हथनोड़ा इज अ विलेज सिचुएटेड इन द नॉर्थ बैंक ऑफ नर्मदा। सो यहाँ पर बात करें ह्यूमन स्कल की, ह्यूमन स्कल इंडिया में कहाँ मिला है, वो मिला है हथनोड़ा। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हथनोड़ा कहाँ पर पड़ता है, तो हथनोड़ा एक विलेज है जो कि नर्मदा रिवर पे पड़ता है, ठीक है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ओके, ये था होमो इरेटस के बारे में। अब होमोसैपियन नेंथल के बारे में क्या जानते हैं, रिमेन्स, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, आर्कोलॉजिकल रिमेन फाउंड इन द अफ्रीका, एशिया एंड द यूरोप। मैंने बताया ना कि जैसे कि वो अब एक्सप्लोर होते हैं, तो अफ्रीका से वो यूरोप में चले गए थे, ठीक है। सो दैट इज वाई उनको नेंथल बोल किया था। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑफ द अर्थ। सो जो लास्ट में जो होमोसैपियंस है जो कि हम हैं, क्योंकि उस टाइम तक जो इंसान था वो हर जगह पहुंच चुका था, क्योंकि मतलब मैंने कहा एक्सप्लोर हर जगह पे फैल गया था। सो दैट इज़ वाई हर जगह पे अगर बात करें तो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं होमोसैपियंस के। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो लिमिटेड टू अफ्रीका ओनली, जो सबसे पहली प्रजाति थी जो मैंने आपको बताया ना कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकस, तो वो ओनली
अफ्रीका वाले पोर्शन में ही लिमिटेड थे, वो बाहर नहीं गए। मैंने उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे कि वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लोर होना स्टार्ट कर दिया। सो एक्सटेंसिव जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप में इनके आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हमको पाए जाते हैं। तो जो होमो इरेक्टस थे, उनको जो होमो सैपियन नेंथल थे, वो एक्सटेंसिव जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप इनकी भी वहाँ पर मिलती है। जो लास्ट में जो होमो सैपियंस है एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो ये अगर आप बात करो या होमो सैपियंस की ना, तो वो आपको देखने को एवरीवेयर ऑफ अर्थ देखने को मिलेगी, क्योंकि ओब्वियसली जो है ना इन 3 स्टेजों में ह्यूमन इवॉल्व हो चुका है, और जो 4th स्टेज में वो पूरी तरह से ह्यूमन बन चुका है, सेटल हो चुका है। तो ऑब्वियसली हर जगह पे ही पहुंचा है अर्थ के। ओके, तो स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यू फ्री यूज ऑफ हैंड, ओके, फ्री यूज ऑफ हैंड जानते थे। डिस्कवरी ऑफ फायर, देखो ये काम की बात है, दैट इज होमो इरेक्टस ने डिस्कवरी ऑफ फायर कर ली थी। उसके बाद होमो सैपियन नेंथल ने फर्स्ट मैन दैट स्टार्टेड बर्निंग देयर डेड्स। ठीक, जो इस टाइम पीरियड की जो बात करें, इस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने जो पहली प्रजाति बनी थी पहले टाइम पीरियड में, जिन्होंने अपने लोगों को जलाना स्टार्ट कर। जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो जब कोई मरता है हिंदू धर्म में तो उसको जला दिया जाता है। सो ये उस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था, देखियो। ओके, तो अर्ली साइन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ 3 ओरिजिनल ह्यूमन रेसेस, दैट इज कैसोलॉइड, मंगोलॉइड एंड द नेग्रोइड। तो ये तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में सिर्फ ऐसे डिस्क्रिप्शन दी थे, डिस्कशन दी। अब सबको पसंद है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लिथिक एज और द स्टोन एज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, इससे क्वेश्चन बड़े आते रहते हैं। अबाउट अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन, सम आर्कोलॉजिकल एविडेंस विच फाउंड इन विच स्टोन इम्प्लीमेंट्स आर ग्रेट अमाउंट, दैट्स वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड लिथिक एज द स्टोन एज। अच्छा, आप देखो यहाँ पर नाम इस जगह का लिथिक या स्टोन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स में देखा जाता है इस टाइम पीरियड में जो स्टोन जो काफ़ी ज़्यादा मिला। अब आप बोलोगे स्टोन मिला है तो उसमें कोई बड़ी बात होगी, अगर आप जंगल में जाओ आज के टाइम पे तो कितना सारा पत्थर ही पहाड़ पत्थर मिले, बट जो है स्टोन इन यूज शेप मिले हैं, जिन स्टोन को हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक उनके वेपन्स बने हैं, उनके बड़ी सारी चीज़ें बनी हैं, ठीक है, पत्थर की। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द लिथिक एज। लिथिक इज आल्सो नोन एज द स्टोन। ओके, सो दैट इज़ वाई इज नोन एज स्टोन एज, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम के लोग जो हैं ऑब्वियसली उस टाइम का सबसे बड़ी मेन बात क्या होती है, दैट इज सर्वाइव करना। ठीक, किस तरह से सर्वाइव करोगे। ओके, तो वो जो अपना खाना वगैरह शिकार वगैरह करते थे पत्थर के यूज से करते थे। सो दैट इज वाई दिस पीरियड इज नोन एज स्टोन एज, क्योंकि जो स्टोन एज है वो लार्ज लेवल पे यूज होता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिथिक एज ऑफ द स्टोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो जो लिथिक एज है वो 3 पीरियड में डिवाइड है। कौन कौन से पीरियड में डिवाइड है देखते हैं। सबसे कौन से पहले है पैलियोलिथिक एज, या फिर इसको आप इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। नाउ आप देखो बात कर रहे हैं ओल्ड स्टोन एज क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर लिथिक एज की बात कर रही है। लिथिक एज, लिथिक ये स्टोन एज, तो पूरी जो तीनों के तीनों स्टेज हैं वो है स्टोन एज, बट उन स्टोन एज में डिवाइड है। जो सबसे पहली है वो ओल्ड है, जो उसके बाद सेकंड है वो मिसोलिथिक है, दैट इज द मिडिल स्टोन एज, एंड द लास्ट इज द अपर सॉरी न्यू एज स्टोन एज, या इसको न्यूलिथिक बोलते हैं, जिसका नाम से पता लगा न्यूलिथिक। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो प्री लिथिक एज या स्टोन एज की बात करी जाए तो 30 लाख टू ठीक 1 लाख BC 1000 BC तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें 3 पीरियड्स बताए गए हैं या 3 स्टेजेस बताई गई हैं। जो पैलियोलिथिक जो है ये, या फिर जो स्टोन एज है वो डिवाइड है कौन कौन से में, वो है पैलियोलिथिक में, ठीक है, मिसोलिथिक में और है नियोलिथिक में। देखो यहाँ पर पीरियड के बारे में बताया हुआ गया। कौन सा पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है, लाइफस्टाइल कैसा था और कौन से टूल यूज़ किए जाते थे। तो जब हम बात करें पैलियोलिथिक की, तो देखो 30 लाख से 10,000 BC तक का टाइम पीरियड है, और उस टाइम के जो लाइफस्टाइल था वो हंटर एंड फूड गैदरर्स ही होते थे, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, मतलब शिकारी वगैरह उनका काम ही तो मेन सर्वाइवल है, शिकार करके ही जीते थे। ठीक है, तो कौन कौन से चीज़ यूज़ करते थे, कौन से पत्थर के बनाए हुए, दैट इज द चॉपर चॉपिंग्स, ठीक है, हैंड एक्स, क्लेवर, फ्लिक टूल्स, ब्लेड एंड द टूल्स। सो गूगल से आपने ये सभी चेक कर लेने हैं। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करता तो बड़ा ज़्यादा बन जाता था, इसलिए आपका मैंने वो कर दिया। ओके, और उसके बाद कौन कौन सी है एज, देखो पैलियोलिथिक हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद देखते हैं मिसोलिथिक में क्या चेंज आए लाइफ में, कुछ आया देखते हो। मिसोलिथिक हम बात करें जाए तो 9000 से 4000 BC का टाइम पीरियड है। ठीक है, उस टाइम का भी लाइफस्टाइल हंटर एंड हर्डर्स थे। ठीक है, और यूज़ कौन सा था, माइक्रोलिथिक, दैट इज़ द, ये देखो यहाँ पर जो है पत्थर की बड़ी बड़ी चीज़ें, पत्थर को शेप नहीं थी, बट इसमें इन्होंने माइक्रो मतलब दैट इज़ छोटा, उन्होंने छोटे उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद न्यूलिथिक की बात करते हैं। न्यूलिथिक में कोई चेंज आया, न्यूलिथिक का टाइम पीरियड है 7000 BC से 1000 BC। ठीक है, तो उसमें क्या फूड प्रोड्यूसर, देखो पॉलिश्ड इम्प्लीमेंट्स, देखो यहाँ पर लाइफ स्टाइल इनका फूड प्रोड्यूसर हो गया। इसका मतलब जो है एग्रीकल्चर की इन्वेंशन हो चुकी है गाइस। यहाँ पर उन्होंने खाना वगैरह उगाना स्टार्ट कर दिया था, और जो हथियार वगैरह जो है वो पॉलिश्ड, दैट इज मतलब उनको एक शेप दी गई थी। ठीक है, एक पत्थर को एक आकार दिया गया था, एक शेप्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज फॉर द यूज़ ऑफ कल्टिवेशन, फॉर द यूज़ ऑफ हंटिंग। ठीक है,
The following two theories are prevalent in the connection with human evolution and the development and unitary origin of their of theory and parallel theory, in which the more thrust is on first theory, that is unitary theory origin. So human evolution के बारे में दो थ्योरियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो वो कौन सी है? वो है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। कौन कौन देखते हैं? तो देखो ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये दोनों थ्योरियाँ। तो यहाँ पर आपको एक नई चीज़ पता लग रही है, पता देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मॉडर्न ह्यूमन evolved originally from Homo erectus in Africa and then by migrating along different routes they settled in the different regions of the earth। तो देखो यहाँ पर बताया गया, बट हमने जो कि हमने ये देखो हमने पहले पढ़ लिया अभी तक हमने क्या पढ़ा, दैट इज जो स्टेज है ह्यूमन की। तो होमो आप बात कर सकते हो, एक मिनट को जैसे बात करते हैं एस्ट्रोलोफस अफ्रीकस्ट, उसके बाद क्या डेवलप हुआ, उसके बाद क्या होमो इरेटस, ठीक है, होमो इरेटस, उसके बाद आया होमो सैपियनेथल्स और उसके बाद आया होमो सैपियंस, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज यूनिटरी स्टेज, ये बताती है कि जो एस्ट्रोलोफस अफ्रीकस के बाद जो डेवलपमेंट हुई, जो इवोल्यूशन हुई, दैट इज द होमो इरेटस। तो ये स्टेज जो है अफ्रीका में ही ये भी स्टेज अफ्रीका में इवॉल्व हुई। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगी, उसके बाद जो है अलग अलग जगहों पे लोग जाना स्टार्ट हुए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पेंजे पेंथला जो है वो ये जगहों में दरार आना स्टार्ट हुई, अलग अलग होगी, ये प्लेट्स अलग अलग होना स्टार्ट होगी। जो हमारी प्लेट है वो यूरेशियन के साथ मिल गई जाके ऊपर, अफ्रीका नीचे आ गया, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका भी अलग हुआ। तो यहाँ के जो अलग अलग जगह पे लोग थे वो भी दूर हो गए, राइट। अब देखो ये पर्टिकुलर एक एरिया है, पर्टिकुलर इस जगह पे लोग रहते हैं, इस जगह पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं अगर, तो ये यहाँ पर आ गए, यहाँ पर रहता है, ये यहाँ पर रहता है, ये पर है तो सारे एक ही कंडीशन, बट किसी कारण अगर इनके इसमें दरार आ गई, ठीक है, बीच में अगर दरार आ गई, ठीक है, ये एरिया यहाँ चला गया, ये एरिया यहाँ चला गया, तो अलग हो गया, ठीक है, हो तो गए ना अलग। तो दैट इज़ वाई इसी तरह से जो है अलग आ गए, ठीक है। तो उस कंडीशन के हिसाब से यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी ये बोलती है कि जो एस्ट्रोलोफेस अफ्रीका जो थे और उसके बाद होमो इरेक्टस थे वो अफ्रीका में ही इवॉल्व हुए, उसके बाद जो है अलग अलग गए। तो इस थ्योरी का ये कहना है। तो ये मतलब मैक्सिमम ये थ्योरी ही मानी जाती है, ओके। पैरेलल ओरिजिन थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व्ड इन द पैरेलल फ्रॉम सेवरल डिस्पेर्ड होमो इरेक्टस पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। सो बोलते हैं एट द सेम टाइम, मतलब जो ये एक ही टाइम पे जो होमो इरेक्टस थे वो अलग अलग जगह पे पहले से ही थे। उसके बाद जो है मतलब उसको जो इसके इनका मतलब माना मतलब नॉर्मली ये होगी, जो फर्स्ट स्टेज है वही जो सबसे पहले से 10 सेपरेट होगी, बाद में जो होमो इरेक्टस थे वो अलग अलग जगह पे थे दुनिया के, तो और उस सेम टाइम पे इवॉल्व हुए। तो अलग अलग थ्योरी है, आपने अपने समझे। आप पढ़ते हैं हम पैलियोलिथिक एज क्या होती है, ठीक है। अभी तक तो हम वैसे अभी तक हम लिथिक एज के बारे में पढ़ा था, लिथिक एज उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब रियलिटी में जो लिथिक एज की जो पहली स्टेट है दैट इज़ पैलियोलिथिक, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। 30 लाख तो ऑब्वियसली 10,000 BC तक का जिसका टाइम पीरियड है। तो जो टर्म है पैलियोलिथिक, ये दो शब्दों से बनी है, पैलियो एंड लिथिक, ठीक है। कौन कौन से शब्द से बनी है? पैलियो और लिथिक। तो ग्रीक के शब्द हैं, दो ग्रीक शब्द हैं। पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन मतलब पत्थर, ठीक है, जो पुराना पत्थर, इन दोनों को अगर जोड़ के दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो पुराना पत्थर। सो पुराना पत्थर मतलब पुराने पत्थर, मतलब जो पहले यूज़ किए जाते थे, दैट इज़ वाई दैट इज़ नोन एज द ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। जो बहुत सबसे पहले लेवल पे जो पत्थर के यूज़ किए जाते थे। इन इंडिया द क्रेडिट ऑफ सिस्टमेटिक डिस्कवरी ऑफ पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल गोज टू रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, geologist of the Geological Survey of India, discovered a Paleolithic imprint in the hand axe in the gravel pit of Pallavaram in Chingliput district of Tamil Nadu state in 1863। रॉबर्ट ब्रूस फुट इज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजिकल। तो देखो ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है, देखो यहाँ से इसमें हमको सबसे पहले MCQ के हिसाब से क्या मिलता है, दैट इज रॉबर्ट हु इज रॉबर्ट ब्रूस फुट, दैट ही इज द जियोलॉजिस्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड उसने क्या डिस्कवर किया था, उसने हैंड एक्स डिस्कवर की थी, किस जगह पर? पल्लवरम चिलपुट जो डिस्ट्रिक्ट थी तमिलनाडु में, ठीक है। कब डिस्कवर की थी? 1863 में डिस्कवर की थी। और जो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजिकल है उसको फादर बोला जाता है। और अगर हम बात करें जाए इसमें गाइस, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सो ये कनिंघम थे, वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के जो सबसे पहले चीफ एडवाइजर थे, वो क्या बोला, चीफ थे, फादर बोला जाता है उसको, उनको, ओके। बट आपको रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में याद रखना है गाइस, रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में,
ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन 1982 अरुण सोनी का जियोलॉजिस्ट इन द Paleontology division of Geological Survey of India discovered woman's skull from Hathnoda, place situated in the Narmada Valley. अभी हमने पहले पढ़ा हथनोड़ा, ठीक है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. This is important achievement because due to this India is placed on the global map of finding sites of hominid fossils. According to Arun Sonika, this skull belong to the category of Homo erectus. देखो सेकंड स्टेज, जबकि ये बोला गया कि होमो इरेक्टस जो अफ्रीका में ही इवॉल्व हुई है, बट फिर सेकंड स्टेज का जो उस टाइम का पीरियड था वो इंडिया में कैसे आई। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। इसमें क्या हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है? सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है दैट इज़ अरुण सोनी का, जो कि एक पैथोलॉजी डिवीजन के जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मतलब एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। कब उन्होंने ये काम किया? वो काम किया 1982 में। क्या काम किया उन्होंने ये काम किया दैट अ वुमेन स्कल, ठीक है, एक लेडी का उनको स्कल मिला। वो कहाँ पर मिला? मध्य प्रदेश के हथनोड़ा में। हथनोड़ा अगर पूछे जाएगी हथनोड़ा जो कहाँ पर मिलती, क्योंकि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। हथनोड़ा मिलता है हमको जी नर्मदा रिवर के इलाके में, नर्मदा रिवर के पास में। ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी। क्यों इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी? बिकॉज इसकी वजह से जो इंडिया है वो होमोनाइड टाइम पीरियड के जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उसके लिस्ट में आ गया। ओके, सो दैट इज़ वाई, क्योंकि मुझे उससे पता लगा कि दैट इज़ वाई इंडिया में भी वही काफ़ी सारे साइट्स हैं जहाँ पर उस टाइम पीरियड की जो चीज़ें मिली हैं उसकी वजह से इंडिया हाईलाइट हुआ, मैप में आया। ओके, मैप में आया इसका मतलब ये नहीं कि मैप में आया मतलब जैसे बोलते हैं ना ट्रेंडिंग में आया, पता लगना स्टार्ट हुआ लोगों को। सो दैट्स वाई। और अगर हम वैसे ही बात करें तो इंडिया का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है। एंशिएंट इंडिया का मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी पुरानी हैं। ओके, अगर हम बात करें जाए तो अब पैलेओलिथिक के टाइम पे पीरियड के बारे में, तो उस टाइम पीरियड के फूड के बारे में जानते हैं कि किस तरह से लोगों का खाना वगैरह होता था, ठीक है। लाइफ स्टाइल किस तरह होता था। द लाइफ ऑफ पैलेओलिथिक पीपल वॉज टोटली प्रिमिटिव, ठीक है। They were largely depend on the hunting and the nature given things. मैंने पहले बताया था कि hunting, that is why they use what? They use the chopper chopping, copper axe, hand axe, ठीक है। That is why they totally depend on the stone. That is why जो stone के जो चीज़ें यूज़ करते थे for hunting, ठीक है। The food were meat, फ्रूट और रूट, ठीक है। सो जो फूड क्या ही हो सकता था, किसी को जंगली जानवर को वगैरह को मार दे मीट मिलेगा, ठीक है। किसी पेड़ से फ्रूट्स वगैरह ही मिलेगा या जड़ें वगैरह ही खाएंगे, ठीक है, नेचुरल। दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। उनको मतलब अभी कल्टिवेशन एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था, कि उनको नहीं पता था किस तरह से सब्जी दाल वगैरह भी उगाई जा सकती है। देयर फूड वॉज नॉट कुकड ऑन एंड देयर क्लॉथ्स वर नॉट एंड दे हैड नो हाउस। अच्छा देखो ये बताई गया, देखो यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन बताई गई है। क्या? दैट इज उनका फूड था वो कुक नहीं होता था, मतलब कच्चा खाते थे इसलिए सोच, क्योंकि वहाँ पर फायर की डिस्कवरी नहीं हुई। तो मतलब इमेजिन करो गाइस, आज के टाइम में हम अगर थोड़ी सी भी चीज़ थोड़ा सा भी ये वो टेस्ट में नमक में नखरे मारते हैं, पर उस टाइम के लोग जो कच्चा खाते थे सोचो मतलब उनका। उसके बाद जो उनके जो क्लॉथ्स रहते थे वो सिए हुए नहीं होते थे, मतलब अगर हम पुरानी फिल्म भी देख लें तो एक कपड़ा ही होता था। कपड़ा भी मतलब उस टाइम कहाँ पर, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वहाँ पर तो एग्रीकल्चर ही था कि मतलब कहाँ से कपड़ा उगाते थे, कहाँ से वो बनाते थे, मतलब पत्ते वगैरह ही लपेटते थे। ओबियसली हम सबको पता है दैट इज उस टाइम पे यही चलता था, ठीक है। और उनके पास घर नहीं होते थे, ठीक है, वो केव्स वगैरह गुफाओं वगैरह में रहते थे। क्यों? सिंस दे वर डिड नॉट फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, क्योंकि उनको अभी रक्त फूल दैट इज़ द फायर द आग उसके बारे में अभी तक नहीं पता था। दे एट रॉ मीट, वो कच्चा मीट खाते थे, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड एट टाइम बिटवीन द 2 लाख BC to 1 लाख BC दे डिस्कवर फायर। सो मतलब लगभग मिसोलिथिक टाइम पीरियड आ गया, तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने फायर की डिस्कवरी की, उसको आग के बारे में पता लगा, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ फायर, द इनोवेशन ऑफ कंट्रोल यूज ऑफ फायर वॉज एक्सीडेंटल, ठीक है। सो ये एक्सीडेंटल मतलब मूवमेंट हो गया उनके लिए। आप कई वीडियोस देखो यूट्यूब पे, तो काफ़ी सारी एनिमेटेड वीडियोज में अलग अलग इंसानों ने अलग स्टोरी बताई हुई है, लाइक कि 2 बंदे ऐसे करके बैठे हुए ट्राइबल्स लोग ग्रुप में बैठे ऐसे करके, तो कुछ ऐसा एक्सीडेंटल मूवमेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि 2 तरफ आपस में टकरा गए, उससे चिंगारी निकली, तो पहले तो डर गए भाई क्या हो गया वगैरह, फिर बाद में वापस उन्होंने कैसे वापस ऐसे किया, तो ऐसे करके उन्होंने टकराए पता, तो आग निकल गई भाई, सीधा सीधा आग निकल गई दैट। फिर उनको पता लगी कि भाई ये ऐसी 2 पत्थर टकराने से आग निकलती है। सो ये एक्सीडेंटल मूवमेंट था, बट हर एक इंसान की तरफ से हर एक बंदे के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह से वो एक्सीडेंटल मूवमेंट घटना हुई। ओके, देखा
The striking together the two pieces of quartzite stone produce a spark, which, when it touch dry leaves and things, burst into the flame. This is way they learned to make the fire. Now, with the help of fire, they were in the position of cook flashes. And to keep predators animal away from the sheltering of resting place. Thus, the discovery of fire made a significant difference in the man to regarding. अच्छा तो मतलब उनके लिए फायर डिस्कवरी करना एक मतलब एक रेवोल्यूशन एक बहुत ही मतलब मिरेकल से कम नहीं था। अब उन्होंने जब फायर डिस्कवर कर ली तो उसके ये भी एक मतलब एनिमेटेड वे मैंने वीडियो देखी थी कहीं पर, या फिर एक मतलब स्टोरी अलग कहीं पर थे कि अब उनको, अब देखो मैंने एज इंसान, नॉर्मल इंसान, मुझे कुछ नहीं पता, कोई चीज़ अगर मेरे साथ एक्सीडेंटली घटना घटी, ठीक है, जो कि इस दुनिया में पहले से, लेकिन मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि उस चीज़ का यूज़ क्या है। सो स्टार्टिंग में उनको कैसे पता लगेगा कि उस फायर का यूज़ क्या है। तो अब उस टाइम पीरियड में जो मैंने बताया कि कपड़े वगैरह तो होते नहीं थे, तो जब उनको वगैरह आई थिंक ठंड लगती होगी, तो जब फायर की वजह से जो हीट आई तो फर्स्ट यूज़ तो उनको वो पता लग गया दैट इज़ फायर जो है वो हीट करती है, गर्म कर, मतलब उनका उसमें काम आएगी। सेकंड थिंग ऐसा मान गया कि सारे लोग वही अगेन वापस ग्रुप में बैठे थे, खाना खा रहे थे, वाला मीट वगैरह खाते, तो एक इंसान के हाथ से उसका जो मीट का टुकड़ा है वो नीचे गिर गया, दैट इज़ आग के पास गिर गया, आग में गिर गया, ठीक है। उसने निकाला तो मतलब वो काफ़ी उस टाइम तक पक चुका था, मतलब समझ रहे हो ना। अब आग में कोई गिर गई तो मतलब नॉर्मल नॉनवेज पक ही चुका था। अब उसमें वीडियो में उसको उस टाइम पीरियड को प्रिवेलेंट बताने के लिए, मतलब उस बात स्टोरी को पूरा करने के लिए ये बताया गया कि मतलब उस टाइम तक पीरियड तक जो मीट पक गया था, है ना, समझ रहे हो। मतलब देखो लोग यहाँ पर बैठे हुए, एक बंदे के हाथ से मीट का टुकड़ा जो है आग में गिर गया, बाद में जब उसने उस मीट का टुकड़े को निकाला और वापस खाया तो उसने देखा था कि भाई अगर हम आग में चीज़ें रखी हुई मतलब रखते थे, वो उसका टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, कच्चे मीट के कंपैरिजन में उस पके हुए मीट का उसको टेस्ट बढ़ गया। उसने देखा कि भाई मेरे जो आग में जो आग से मैंने चीज़ निकाली, ये मतलब ये मीट का टुकड़ा जो मेरे हाथ से गिरा वो तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो गया। उसने एक और डाला, वो खाया, वो टेस्ट हो गया। उसके बाद उसने सबको बताया कि भाई आपने सारे पेड़ आग में डालो, फिर आग में पका के खाओ, तो दैट्स वाई कि वो अच्छा रहेगा। फिर सभी ने ऐसा किया और फिर मतलब वहाँ से ट्रेडिशन चल गया कि भाई आग में पका के खाना स्टार्ट हो गया। सो ये मैंने बताया ना कि हर एक बंदे की अपनी अपनी वो है, तो मेरी जो मुझे स्टोरी लगी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद और क्या प्लस पॉइंट हो गया, दैट इज़ औरक्त फूल, दैट इज़ उससे जो जंगली जानवर वगैरह थे, पहले बात उनको दिन में तो शुरू होते थे लेकिन रात में लाइट मिलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद जंगली जानवर वगैरह होते थे जो उनके पास आते थे, शेर वगैरह का, चीता वगैरह का, सांप वगैरह, इनका डर होता था, इससे उनको प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है। इन सभी से उनको आग की वजह से प्रोटेक्शन मिल गई। सो आप देख सकते हो कि दैट इज़ द डिस्कवरी द इन्वेंशन ऑफ फायर इज मिरेकलस फॉर देम ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में जो अग्निदेव के काफ़ी ज़्यादा महत्व था, काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्व थे, ठीक है, उनके लिए अग्निदेवता। तो ये थी उनके फूड के बाद है। अच्छा, उनके अब क्लॉथ्स के बारे में बात करते हैं। दैट इज द कवरिंग ऑफ बॉडी क्लॉथ्स। प्रिमिटिव मैन हैड little care about clothes. When the weather was warm, little clothing was required. It's rainy or winter season, they wrapped the skin by the animals as well as the barks of trees and lower leaves on the body as clothes. अच्छा मैं भूल गया। सो वो लोग शिकार वगैरह करके उसकी चमड़ी भी जो पहनते थे, ठीक है, शेर वगैरह, भेड़ वगैरह या फिर ऊन, जो भी मतलब जानवर हो तो उसकी स्किन निकाल के पहनते थे। तो गर्मियों के टाइम पे तो इतनी ज़रूरत होती नहीं थी, बट सर्दियों के टाइम पे वही पहनते थे। उसके बाद डिवेलिंग, अच्छा, दे हैड नो सर्टन ड्वेलिंग प्लेसेज एंड यूज टू लिव एज वेंडेड, ठीक है, मतलब यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। व्हेन इन नीड दे यूज टू टेक शेल्टर इन केव्स, फॉरेस्ट, लीव ब्रांचेज ऑफ लार्ज ट्रीज एंड डाउन ऑफ द ट्रीज। इन सम केव्स लाइक भीमबेटका एक्सेट्रा रिमेनिंग ऑफ पेंटिंग्स आर फाउंड इन विच certain with the last phase of Paleolithic age, that is upper later Paleolithic age. This clarifies that the rock painting had begun in the upper later Paleolithic। अच्छा, सो इसमें बताया गया है कि मतलब यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, जब जरूरत पड़ी, अगर मेरा मर्जी आज मैं यहाँ से चला गया हूँ, कहीं रास्ते में जा रहा हूँ का एज मतलब पैलेलिथिक के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पर रात हुई वहाँ पर जहाँ पर रात हुई वहीं पर स्टे कर लिया, कोई गुफा मिल गई वहाँ पर रह लिया, कोई पेड़ मिल गया उसके नीचे रह लिया वगैरह वगैरह, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेटल्ड लाइफ नहीं थी एक जगह क्या। ओके, अब जो है गाइस पैलियोलिथिक से लेकर मिजोलिथिक टाइम पीरियड आ चुका है, काफ़ी सारा अरसा बीत चुका है। अब देखते हैं कि क्या अपडेट हुआ है टाइम में। द टर्म मेसोलिथिक इज कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। सो जो मिसो और लिथिक है, दो ग्रीक शब्दों से बना है। पैलियोलिथिक दो ग्रीक शब्दों से बना है। पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, मिसो मतलब मिडल, लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है।
अब मिडल स्टोन मतलब कि बीच का पत्थर थोड़ी, मतलब बीच का जो टाइम पीरियड है, जो समय का, जो पत्थरी युग का जो बीच वाला टाइम पीरियड है, क्योंकि इसके बाद न्यूलिथिक भी आया था। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द मिसोलिथिक, मतलब जो सेंट्रल टाइम, जो सेंट्रल पीरियड है मिस पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच वाला जो टाइम पीरियड था पत्थरी युग का, दैट इज द मिसोलिथिक। ओके गाइस, ठीक है, मिडल द स्टोन, सो दैट दस दिस मीनिंग ऑफ मिसोलिथिक इज द मिडल स्टोन एज, इसलिए इसको मिडल स्टोन एज बिकमिंग एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन पालियोलिथिक एंड द न्यूलिथिक, दिस इज कॉल्ड द मिसोलिथिक एज। मतलब ओबियसली मैंने आपको बता दी इन दोनों के बीच का होने के कारण इसका नाम मिसोलिथिक था। दिस वाज द एज ऑफ ट्रांजिशन, देखो ट्रांजिशन की एज टाइम मेरा मतलब अपडेट का टाइम आ चुका है, क्योंकि पैलियोलिथिक से अब ट्रांजिशन होगा, क्योंकि नवा टाइम पीरियड कुछ दैट इज हम बोलते हैं ना कि आविष्कार ही सॉरी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सो जिस जिस तरह से टाइम पीरियड बढ़ने लगा, लोग अब बढ़ने लगे, लोगों में थोड़ा थोड़ा दिमाग आने लगा, वो कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करने लगे, सो ट्रांजिशन आने लगा। आप देखो ट्रांजिशन कैसे आता है, बिकॉज दे नीदर टोटली अबॉन्डेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैलियोलिथिक एज नॉट टोटली अडॉप्टेड द फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक। सो पूरी तरह से आप पैलियोलिथिक की तरह नहीं रहे कि कच्चा मीट खाने लगे, हाउस का कोई ठिकाना नहीं है, गुफाओं में रह रहे हैं, यहाँ वहाँ भुटक रहे हैं, बिल्कुल वैसा नहीं था। और न्यूलिथिक एज की तरह भी नहीं थे बिल्कुल कि माइक्रोलिथिक स्टोन्स बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब शेप है हर एक चीज़ की, एक सेटल लाइफ है, एग्रीकल्चर पता है, वो भी नहीं थे। सो बीच के रह गए, हम बोलते हैं ना जो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना मतलब यहाँ का ना यहाँ का। सो दैट इज वाई द मिडल, ठीक है, ना इसके फीचर्स हैं ना इसके फीचर हैं, वो उनके अलग है, दैट इज मिडल। ओके, देखो ये वही हो गया अंडर डेवलपिंग है, बोलते हैं कंट्रीज की जब बात करते हैं अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग और डेवलप्ड। सो ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की अगर एग्जांपल दें तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से नहीं थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज आ चुका था, क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्री मतलब इकोनॉमिक रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन वगैरह वगैरह, तो डेवलप्ड भी नहीं थे, तो उसके बीच वाला, सो दैट इज वाई डेवलपिंग। सो इस हिसाब से हम पैलोलिथिक नहीं थे ना मिसोलिथिक थे, दैट इज द मिसोलिथिक थे। In India, the credit of discovery of Mesolithic archaeological materials goes to John Evans। अगर हम बात करें मेसोलिथिक आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स की, तो इंडिया में उनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? जॉन एवंस ने किया था। मिस्टर एवंस इवैक्यूएटेड सकार एंड रोहिरी आर्कोलॉजिकल साइट जो कि सिंध में है 1866 में। 1866 में देखो ये सारे में से सबसे पहले ये सारा कुछ तो नॉलेज के लिए है, बट देखो मेन एमसीक्यूज यहाँ से निकलते हैं कि जॉन इवंस, ठीक है, सकारी रोही दो साइट्स हैं और 1866 में उनको डिस्कवर किया गया था, बस। ओके, अब जैसे हमने पैलियोलिथिक की ह्यूमन लाइफ की बात की थी, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाना वगैरह, अब इनकी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो taming the animals in the lives of Mesolithic men, some reforms had come with respect of lives of the previous Paleolithic men, although they still depended largely on the hunting, but now they used to begin domesticating the animals like dogs, sheep, goat, cow, ox, buffalo, wild horse, etc. The earliest evidence of taming the animals have found from आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश। देखो नोट करने वाली बात आ गई कि भाई साहब सबसे पहले डोमेस्टिकेशन कहाँ मिलती है, दैट इज आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड बहोर ऑफ राजस्थान। दो साइड्स पता लग गई है, एमसीक्यूज में नोट करनी है। ओके, अब बरियल ऑफ द डेड। सो मैंने जैसे बताया कि मिसोलिथिक टाइम पीरियड में हमको जो अब जो इंसानों को जलाते थे उसके बारे में भी देखने को मिलता है। सो देखते हैं, दिस पीपल आर अवेयर ऑफ बरियल प्रोसेस ऑफ डेड बॉडीज, इट इज कन्फर्म बाय द ग्रेव्स दैट हैव बीन फाउंड इन द सराइनहार एंड महा सरायनराय एंड मांदा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में दो साइड्स है, सरायनराय एंड मांदा, ठीक है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जगह। उसमें हमको देखने को मिलता है कि ग्रेव दैट इज लोगों के जो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कवर या फिर जहाँ पर लोगों को जलाया जाता था, उसके बाद वहाँ पर देखा गया आर्कोलॉजिकल साइट से जब उनका डिगिंग की तो वहाँ पर उनको हड्डियाँ वगैरह मिली, उनके आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले, जिससे पता लगता था कि जो मेसोलिथिक लोग थे वो इंसान की जो डेड बॉडी उसको जलाने से अवेयर थे, ठीक है। They buried their dead in the graves and the places and the placed foodstuff, tools, weapons and etc. the grave goods with them, probably they believe that life of next or another world। so मतलब वो ये मान जाता था कि जब कोई बंदा मरता था, जब मतलब उसके साथ खाना वगैरह सारा सामान रखते थे ताकि मतलब जब वो मरे या फिर उनको लगता है कि जब उसका नया जन्म हो या जब कहीं अलग अलग दुनिया में जाएगा तो उसको हेल्प करेगा, बस ये अपना अपना मानना था। अगर हम बात करें तो ये स्टोरी मम्मी के साथ भी होती है जो इजिप्ट में है, उसके साथ भी सारा सामान रखते थे क्योंकि उनको लगता है कि कभी ना कभी मम्मी उठ के खाना खाएगा। ओके, तो पैलियोलिथिक और मिसोलिथिक दोनों हो गया। अब हम पढ़ते हैं मिसोलिथिक।
7000 to 1000 BC time period है. The term Neolithic is the combination of two Greek words. Okay, so Paleolithic, Mesolithic, and now the Neolithic. Neo means new, lithic means stone, so new stone age. Okay. तो ये टर्म्स है, ये जो पैराग्राफ से राइट है, ये अभी आपको अपने खुद से लिख सकते हो, ठीक है, ये आपको खुद से आना चाहिए. इन इंडिया द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स गोज टू डॉक्टर प्रेम रोज. तो अब अगर बात करो मिसोलिथिक, तो वो कौन से तो जॉन इवंस, ठीक है, वो याद रखना है. ओके, तो न्यूलिथिक का कौन से न्यूलिथिक के डॉक्टर प्रेम रोज. ही डिस्कवर्ड न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स पॉलिश्ड स्टोन नाइफ्स एंड एरो हेडेड फ्रॉम लिंगासूर ऑफ कर्नाटका इन 1842, ठीक है, 1842. तो मिसोलिथिक की कब ढूंढी थी? 1866 में. वो ये लेट ढूंढी थी. मिसोलिथिक की बाद में मिली, न्यूलिथिक की पहले मिली है. ओके. आफ्टर दैट इन 1860 HP Lemuurier डिस्कवर्ड सम इम्प्लीमेंट्स ऑफ न्यूलिथिक फ्रॉम टोन्स रिवर वैली सिचुएटेड इन द इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. उसके बाद 1860 में HP मैसूर ने भी डिस्कवर किए थे न्यूलिथिक एज के कुछ चीज़ें, ठीक है. फेमस आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चेल्डे wrote in his book मैन मेक हिमसेल्फ, उसकी बुक थी मैन मेक हिमसेल्फ, उसमें लिखा था दैट न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैड ब्रॉट अ रेवोल्यूशन एज मैंस मटीरियल लाइफ. द रेवोल्यूशन इज नेम्ड न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बाय हिम. सो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. तो अच्छा देखो, जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे दैट इज वी चाइल्ड, उन्होंने एक बुक लिखी मैन मेक्स हिमसेल्फ. उस बुक में उन्होंने बताया गया कि जो न्यूलिथिक मटेरियल्स जो हमको मिले, जो न्यूलिथिक रिमेन्स हमको मिले, वो एक रेवोल्यूशन ला के लेके आए हैं ह्यूमन की लाइफ में, उनके लाइफ में. सो वो रेवोल्यूशन का नाम था न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. तो यहाँ भी पूछ सकता है कि न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कब हुई थी, किसने दी थी. ओके. मेसोलिथिक की हमने पैलेलिथिक की ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ लिया, हम न्यूलिथिक के बारे में पढ़ते हैं. 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ न्यूलिथिक एज वर क्रॉप कल्टीवेशन, दैट इज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड द फिक्स अडोब. तो 3 ये कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि पहले दो वाले से में नहीं थे, ठीक है. क्रॉप कल्टीवेशन तरीके खाना वगैरह उन्होंने उगाना सीख लिया, क्रॉप्स मतलब फसलें वगैरह उगाना सीख लिया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल हस्बेंड दैट इज़ लोग जो पशु वगैरह हैं पालन को स्टार्ट कर दिया, जानवर वगैरह को, और फिक्स मतलब एक जगह पर रहना, उनकी सेटलमेंट फिक्स्ड हो गया, ठीक है. मेहरगढ़ द बोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान इज कॉल्ड अर्लीस्ट नोन विलेज साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है. सो देखो न्यूलिथिक का अगर हम बात करें तो जहाँ पर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप दैट इज़ बरेली, सो सबसे पहले कहाँ पर मिलती है? मेहरगढ़. तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पर है? बोलन बलोचिस्तान डिस्ट्रिक्ट, सो बलोचिस्तान में, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है. एग्रीकल्चर की बात करते हैं. द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वाज द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ दिस एज, ठीक है. इस एज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था? दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. इस टाइम काम स्टार्ट हो गया था. द कल्चर ऑफ दिस एज वाज मच डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू द कल्चर ऑफ प्रीवियस कल्चर्स. मैन ऑफ दिस एज बिकम फूड प्रोड्यूसर अलॉन्ग विद द फूड कंज्यूमर्स, ठीक है. इस टाइम के लोग जो फूड प्रोड्यूसर भी थे, प्लस फूड कंज्यूमर तो थे ही थे पहले, ठीक है. फूड लेकिन फूड प्रोड्यूसर भी उन्होंने मतलब फूड प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर दिया था. ओके. दे बिकेम फैमिलियर विद द क्रॉप कल्टीवेशन. फसलें उगाने से मतलब रूबरू होने लगे, फसलें उगाने में उनको जानकारी होने लगी. फ्रॉम विच place the crop cultivation began. First of all, it is matter on the controversies. The most of scholars believe that crop cultivation began firstly in the मेहरगढ़, जो मैंने आपको बताया. सो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बट फिर भी सब पॉपुलरली नोन है कि फर्स्ट जगह कौन सी, फर्स्ट साइट कहाँ पर जहाँ पर क्रॉप कल्टिवेशन हुई थी, दैट इज़ द मेहरगढ़. ओके. इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उस टाइम का जो मेहरगढ़ था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आता था. द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड फ्रॉम द मेहरगढ़ विच लाइज इन द बोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये देखो यहाँ पर लिखा, बलोचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान. The main cultivated crop of Neolithic man were wheat, barley, paddy, millets, various type of vegetables, etc. ठीक है. तो ये याद रखना है कौन कौन सी क्रॉप्स हैं. The oldest evidence of wheat and barley cultivation was found from the मेहरगढ़. कितने बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपको ये रट्टे पे होना चाहिए. ओके. The oldest evidence of paddy cultivation was found from कोल्दी हवा, that is इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी in Indian subcontinent as well as world. क्लॉथ. अच्छा, अब क्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं. इन दिस एज मैन स्टार्टिंग ग्रोइंग कॉटन एंड लर्नड अबाउट क्लॉथ. द clay remains of spindle and loom from Neolithic sites indicate that the Neolithic man knew about cloth weaving with the threads of wool, hemp, the jute, that is cotton. The oldest evidence of cotton in the world was found from मेहरगढ़. So मेहरगढ़ से बरेली और कॉटन का जो ओल्डेस्ट एविडेंस है वो मिलते हैं हमको. तो मतलब मेहरगढ़ जो था वो काफ़ी मतलब एडवांस लेवल बोल सकते हो, जो सबसे पहला लेवल है जहाँ पर कल्टिवेशन हुई थी, ठीक है.
तो इस टाइम के पीरियड के जो लोग थे उनको कपड़ों के बारे में पता लग गया था। ओके, उन्होंने कपड़े उगाना स्टार्ट कर दिया, क्लॉथ कॉटन उगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो कपड़े बनाते थे। अब लास्ट टाइम तो चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चालकोलिथिक एज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाकी कम कल पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। फिर हम बन जाए। द टर्म चालकोलिथिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मैंने अब जैसे बताया, देखो पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक। नाउ व्हाट इज चालको? चालको मीन्स दैट इज कॉपर। चालको इज कॉपर, कॉपर एंड लिथिक इज स्टोन। मतलब इस टाइम ये आप देखो, ये टाइम कॉपर और स्टोन का टाइम पीरियड है, ठीक है। क्योंकि देखो हम अपनी पुरानी रीति रिवाज तो नहीं छोड़ सकते ना, राइट। आज के टाइम पे जिस तरह से हम चल रहा है वो वैसे ही चलता है, बट आज अपना नवा रिवाज और पुराने रिवाज को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। सो दस मीनिंग ऑफ चालकोलिथिक इज द कॉपर स्टोन एज। जब कॉपर के साथ साथ स्टोन एज, मतलब यहाँ पर इंसान ने कॉपर की सबसे पहले जो मेटल है उसकी खोज कर दी है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, इन दे दैट एज मैन यूज कॉपर इम्प्लीमेंट्स अलॉन्ग विद द स्टोन इम्प्लीमेंट्स, दिस इज नोन एज चालकोलिथिक एज। इट इज कॉल्ड द न्योलिथिक चालकोलिथिक एज, ठीक है। इसको मतलब लगभग न्योलिथिक चालकोलिथिक एज भी बोला जाता है। एट द फर्स्ट मैन यूज मेटल्स टू मेक इम्प्लीमेंट्स वॉज कॉपर। इट इज बिलीव दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर वॉज यूज इन 5000 BC। तो फर्स्ट अगर ये सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहला कॉपर, सबसे पहला मेटल कौन सा था जिसने, जो इंसान ने यूज़ किया था वो कॉपर। अगर टाइम भी पूछा जाए तो बता सकते हो दैट इज 5000 BC। इन द बिगिनिंग कॉपर वाज डिस्कवर्ड, लेटर कॉपर वाज मिक्सड विद अदर मेटल्स सच एज जिंक, लेड टू मेक न्यू मेटल्स और एलॉय कॉल्ड ब्रोंज, ठीक है। सो सबसे पहले तो कॉपर यूज़ किया जाता था, उसके बाद कॉपर को भी जो दूसरे मेटल्स हैं उनके साथ मिक्स किया जाता था ताकि न्यू एलॉय बने। जैसे हम कलर्स को कलर के साथ मिक्स करते हैं ताकि न्यू कलर बन जाए, सो दैट इज वाई उसको ब्रोंज बोलते थे, ठीक है। द कोर्स ऑफ टाइम मैन एंड हैड फैमिलियर विद द यूज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लास्ट विद द यूज ऑफ आयरन, ठीक है। सो समय के साथ साथ जो है इंसान को इन सभी के बारे में पता लगना स्टार्ट हो गया, और आज आपको बताइए सोने की रेट कितना है, ठीक है। ओके, एक मिनट देखते हैं। द चालकोलिथिक एज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। तो जो चालकोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेज में डिवाइडेड है। कौन सी है? प्री हरप्पन एज, हरप्पन एज एंड द पोस्ट हरप्पन एज। सो प्री हरप्पन एज देख लेते हैं क्या आते हैं। प्री हरप्पन एज के टाइम पीरियड है 3500 BC टू 2500 BC। हरप्पन की है तो मैंने आपको डेट टाइम पीरियड पहले बताया 2500 BC टू 750 BC। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी को तो ये टाइम पीरियड लिया जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन का। ओके, तो पोस्ट हरप्पन की है 2000 BC टू 1000 BC, ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने आपको पहले बताना भूल गया था, नोट। इन द मिड रीजन ऑफ बोलन रिवर वैली ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द नर्मदा रिवर वैली ऑफ मध्य प्रदेश 3 कॉन्सेप्टिव स्टेज ऑफ लिथिक एज, दैट इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड द न्यूलिथिक हैज बीन फाउंड इन वन कॉन्स्टेंटली। तो इन दो जगहों पे न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, उन तीनों की जो साइट्स हैं, उन तीनों के जो स्टेजेस है वो एक साथ देखने को मिली है। ओके गाइस, तो इसी के साथ आई होप कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। होप सबके आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिए, और अगर कहीं गलती हुई है, कोई टॉपिक छूटा है, कोई पॉइंट छूटा है, तो जाके कमेंट्स में बताइए। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर सकूँ, उसको भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।